नाम देवेंद्र सिंह, सैलरी देवेंद्र सिंह की, और किसके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है? अनु पांडे। पीएचडी डिपार्टमेंट से 23 करोड़ रुपए जब निकाले गए तो बलि का बकरा बनाया गया था संतोष कुमार कैशियर को, लेकिन बाद में संतोष कुमार ने ईडी के अधिकारी के ऊपर में एफआईआर किया और पूरी रांची पुलिस ईडी कार्यालय घेरने चली गई। 4.5 करोड़ रुपए की फर्जी निकासी की उस कौशल पांडे को झारखंड की सरकार पुरस्कार दे रही है, लेटर ऑफ एप्रिसिएशन। जो आदमी 3 साल से ट्रेजरी से अवैध पैसा निकाल रहा है उसको यहाँ की पुलिस क्या कह रही है? आप लगन के साथ, मेहनत के साथ काम कर रहे हैं और ऐसे ही काम करते रहे। लीकर स्कैम में जब क्या ने फाइल को मांगा तो सरकार ने कहा हमारे पास फाइलें नहीं है, फाइलें एसीबी ले गया है। अब इस पूरे प्रकरण में जैप आईटी की क्या भूमिका है, इसकी भी जांच की आवश्यकता है। नाम देवेंद्र सिंह, सैलरी देवेंद्र सिंह की, और किसके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है? अनु पांडे। ये दूर दूर तक संभव नहीं है। मैं भी भारत सरकार का एम्प्लॉय रहा हूं, इनफैक्ट ऑडिट डिपार्टमेंट में ही। एसबीआई का या जो भी पीएसयू है उसका कंप्लीट कंट्रोल रहता है सैलरी पे कि किसके नाम का अकाउंट है उसी के नाम पे पैसा जाए, और 63 बार नाम मिसमैच बैंक नहीं पकड़ पाया, ये भी संभव नहीं है। इसमें बड़े बड़े चेहरे हैं। अब जिस कौशल पांडे की हम बात कर रहे हैं, जिसने 4.5 करोड़ रुपए की फर्जी निकासी की, उस कौशल पांडे को झारखंड की सरकार पुरस्कार दे रही है, लेटर ऑफ एप्रिसिएशन। उसको एप्रिशिएट कर रही है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। इसमें क्या लिखा हुआ है? जिसके ऊपर में 4.5 करोड़ फर्जी निकासी का आरोप लगे हैं, उसको यहाँ के डीजीपी साहब कह रहे हैं आपके द्वारा बोकारो जिला अंतर्गत लेखा से संबंधित कार्यों का निष्पादन काफी मेहनत और लगन के साथ पूरा किया जाता है, बहुत मेहनत लगन है, और आपके प्रभाग के साथ साथ पुलिस की छवि भी बहुत उज्जवल हुई है। आपके द्वारा किए गए कार्य आपके कठिन परिश्रम एवं कर्तव्यपरायणता का द्योतक है। आशा है इसी लगन के साथ आप आगे भी राज्य की सेवा करते रहेंगे। यानी जो आदमी 3 साल से ट्रेजरी से अवैध पैसा निकाल रहा है उसको यहाँ की पुलिस क्या कह रही है? आप लगन के साथ, मेहनत के साथ काम कर रहे हैं और ऐसे ही काम करते रहें। जबकि यह सर्टिफिकेट एक अकाउंटेंट को देने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा लेटर ऑफ एप्रिसिएशन उनको मिलता है जो कांस्टेबल या पुलिस वाले फील्ड पर काम करते हैं। तो इसको क्यों दिया गया? क्योंकि कहीं ना कहीं कौशल पांडे की जो तार है वो वरीय पुलिस पदाधिकारी से जुड़े हुए थे। अब जो हमारी जानकारी मिल रही है, यह खिलाड़ी कौशल पांडे यह सुनने में अकाउंटेंट लगता है, पर यह अपने जिले में बार बार कोई भी एसपी आया, इसके पहले हजारीबाग में रहा, बोकारो में रहा, वहां यह बार बार दावा करता रहा कि अगर जिले को फंड चाहिए तो डीजीपी को डीआईजी बजट को मैनेज करने की जिम्मेवारी, फंड लाने की जिम्मेवारी मिली है। यानी अकाउंटेंट नहीं बल्कि फंड मैनेजर के रूप में यह काम करता है आदमी। इसके संबंध वरीय पुलिस पदाधिकारी से बहुत ही मधुर बताए जाते हैं। नंबर 3, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बार बार हमें बताया जा रहा है कि अकाउंटेंट को कंट्रोल करने का पावर जो है वो डीडीओ के पास में है, यानी कि ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। बट बड़ी चालाकी से इस बात को छिपाया जा रहा है कि डीडीओ कोई जापान का आदमी नहीं है, डीडीओ खुद पुलिस के एसपी होते हैं। यानी हर जिले का जो एसपी होता है वही डीडीओ होता है, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। यानी एसपी खुद कह रहे डीडीओ इसके ऊपर है, पर वो ये नहीं बता रहे कि मैं ही यहाँ का डीडीओ हूँ। और आमतौर पर डीडीओ यह जिम्मेवारी डीएसपी हेडक्वार्टर को डेलीगेट करता है। यानी ये जो छोटी मछली अकाउंटेंट को पकड़ करके जेल में डाला गया है बोकारो में या फिर हजारीबाग में, इसके ऊपर में डीडीओ की क्या भूमिका थी, एसपी साहब की क्या भूमिका थी अपने जिले में, आज के जो एसपी है या इसके पहले के जो एसपी है, यह भी जांच का विषय है। आप यह बोल करके पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि एक कांस्टेबल की गलती के लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं। ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार आप जिम्मेवार नहीं हो सकते हैं, लेकिन 3 साल तक 63 बार अगर वो इस तरह से थोड़े थोड़े पैसे निकालता रहे
एक कांस्टेबल लेवल का आदमी, एक अकाउंटेंट लेवल का आदमी, तो आप पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। एसपी लेवल के अधिकारी जो रेडियो ग्रुप में काम करते हैं वो इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। अब इस पूरे प्रकरण में जैप आईटी की क्या भूमिका है, इसकी भी जांच की आवश्यकता है, क्योंकि जैप आईटी जो कि पूरे झारखंड के आईटी व्यवस्था को कंट्रोल करता है, उसके में लीड में जो अधिकारी है वह बहुत ज्यादा टेंटेड अधिकारी है, जिसको झारखंड सरकार ने जेल से निकलने के बाद वापस रिवॉर्ड किया है। कहीं ना कहीं यह नेक्सस जितना छोटा दिख रहा है उतना छोटा नहीं, काफी बड़ा यह नेक्सस है। इसके बाद यह पूरा खुलासा कैसे हुआ यह भी जनता को जानना जरूरी है। इस पूरे खुलासे के पीछे कोई पुलिस की वाहवाही नहीं है या डीसी साहब की वाहवाही नहीं है कि मैंने इस खुलासे को देखो जनता के सामने किया, गलत को नहीं। भारत सरकार कैग, जिसको स्टेट में पीएजी रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल चंद्रमौली सिंह, इन्होंने झारखंड के फाइनेंस सेक्रेटरी को लेटर लिखा और बताया कि बोकारो में इस तरीके का गड़बड़ झाला हुआ है। इसके बाद फाइनेंस सेक्रेटरी ने डीसी को लिखा, तब जाकर के मामला सामने आया है। यानी कैग ने इस मामले को खोला है और कैग के पास में यह सरकार कई मामलों में फाइल्स नहीं दे रही है। उदाहरण के लिए लीकर स्कैम में जब कैग ने फाइल को मांगा तो सरकार ने कहा हमारे पास फाइलें नहीं है, फाइलें एसीबी ले गया है। डीएमएफटी फंड में बार बार पीएजी का स्टेटमेंट आया है कि डीएमएफटी फंड में डीसी हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। यानी कैग जितनी फाइलें मांग रहा है, अगर उन फाइलों को दिया जाए तो बहुत बड़े स्कैम पूरे पैमाने पर आ सकते हैं। अब इस पूरे गड़बड़ झाले घोटाले जो अभी फिलहाल बोकारो, गढ़वा, हजारीबाग, साहेबगंज में देखने को मिला है, इसका स्केल जो फॉर्मल इनफॉर्मल फिगर आ रहा है या 150 करोड़ से ऊपर का है। अगर पूरे राज्य में इसकी जांच हो जाए ट्रेजरी घोटाले की तो चारा घोटाले को शायद ये टच कर जाएगा और ये 1000-2000 करोड़ से कम का घोटाला जो है वो होने वाला नहीं है। इसलिए हमारी सबसे पहली मांग यह है कि पीएजी ने इस ट्रेजरी घोटाले में जो भी सरकार को रिपोर्ट दिया है, लेटर लिखा है, उसको सरकार पब्लिक डोमेन में रखें ताकि हमें हर जिले का डेटा सार्वजनिक रूप से पब्लिक को मालूम चल पाए। नंबर 2, कल तक मालूम चल रहा था कि बोकारो में 3.5 करोड़ का घोटाला है, अंदर घोषित मालूम चला 4.5 करोड़। फिर मालूम चला हजारीबाग में सुबह फिगर आ रहा था 3 करोड़ का, शाम तक फिगर हो गया 15 करोड़। और लेट नाइट मेरी एक अधिकारी से बात हुई है इनफॉर्मल तरीके से, इसके लिए 92 करोड़ का स्केल है। यानी एक जिले की, 2 जिले की बात नहीं है। हम सरकार से डिमांड करते हैं पूरे स्टेट का पैन झारखंड इंक्वायरी होना चाहिए। नंबर 3, इसमें इंक्वायरी कोई पुलिस अधिकारी ना करे, पुलिस का भी इसको अधिकारी अगर करेगा तो निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है, क्योंकि संभवतः इसमें पुलिस के वरीय अधिकारी का इन्वॉल्वमेंट इसमें है। इसलिए हम डिमांड करते हैं कि इसमें कम से कम जुडिशियल इंक्वायरी या फिर सीबीआई जैसी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। संभवतः अगर एफआईआर दर्ज हो चुका है तो माइट भी फ्यूचर में ईडी की एंट्री एफआईआर के बाद हो जाए, जैसा कि संतोष कुमार के केस में भी हुआ था। इसके बाद हमारा डिमांड है कि प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल जो कि झारखंड सरकार से बार बार कई मुद्दों पर अकाउंट्स की फाइलें मांग रहा है, जैसे कि जल जीवन मिशन, जैसे कि डीएमएफटी, जैसे कि लिकर स्कैम, सरकार तत्काल इन फाइलों को पीएजी को उपलब्ध कराए ताकि जो ये ट्रेजरी स्कैम दिख रहा है, जो हमें अभी 150 करोड़ या 1000 करोड़ का दिख रहा है, शायद यह पुलिस नहीं, हर डिपार्टमेंट में ऐसा गेम हुआ हो कि आदमी रिटायर हो गया और उसके नाम से लगातार पैसे विड्रॉ कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है। देखिए, राधा कृष्ण किशोर ने जांच के आदेश दिए, परंतु जांच कौन करेगा? क्योंकि यहाँ पर ऐसा, मैंने 2 घटनाओं से इसको पैरेलल ड्रॉ किया है। मैंने कहा कि इसके पहले पीएचडी डिपार्टमेंट से 23 करोड़ रुपए जब निकाले गए तो बलि का बकरा बनाया गया था संतोष कुमार कैशियर को, लेकिन बाद में संतोष कुमार ने ईडी के अधिकारी के ऊपर में एफआईआर किया और पूरी रांची पुलिस ईडी कार्यालय घेरने चली गई और हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, ईडी कार्यालय की सुरक्षा सेंट्रल एजेंसीज करेगी। तो इससे मालूम चलता है कि बड़े बड़े फिश वहां पर भी थे। यहाँ पर भी देखिए, टेक्निकली संभव नहीं है कि एक छोटा सा कांस्टेबल लेवल का आदमी 25 महीनों से पैसे पे पैसे अकाउंट से निकाल रहा है
और आपको यह पता नहीं कि आपके जिले में एक कांस्टेबल के नाम पर 3 साल से पैसे निकाले जा रहे हैं, यह प्रैक्टिकली संभव नहीं है जब तक बड़े पुलिस पदाधिकारी का उसको संरक्षण नहीं है। और जैसा मैंने आपको कहा कि जो कौशल पांडे है, यह अकाउंटेंट नहीं, ये बड़ा खिलाड़ी है, बड़ा लाइजनर है। इज बेसिकली फंड सेटर, जो फंड रेजर इसको कहते हैं, वो ये है कि अकाउंटेंट नहीं है। इसलिए जो राधा कृष्ण किशोर जी ने कहा है, इसमें जांच से हम संतुष्ट नहीं है, इस पर जुडिशियल इंक्वायरी हो। जिस तरीके की जुडिशियल इंक्वायरी चारा घोटाले के समय जब हुई थी तो सारा स्कैम सामने आया था, सेम वैसा ही है। उस समय भी डोरंडा ट्रेजरी से 138 करोड़ रुपए निकाले गए थे। यहाँ का इसके भी ट्रेजरी का अब तक जो है 150 करोड़ का इसके लिए दिख रहा है। इसलिए कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो तो हम उससे संतुष्ट हैं। ये कोई बड़ा नाम भी आप लोगों को शक है कि सत्ताधारी वर्ग के बड़े नेता भी इसमें शामिल है? देखिए, अभी जो कौशल पांडे को जो ये सर्टिफिकेट दिया है, ये पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता ने दिया है। तो कम से कम यह तो हम कह सकते हैं कि अनुराग गुप्ता की भूमिका तो संदिग्ध है। अब इस आदमी ने कई डीजीपी के अंडर काम किया है। ये सिर्फ बोकारो पर हजारीबाग था, और हजारीबाग में यही हुआ। इसका पूरा एक रैकेट है जो कि हजारीबाग, गढ़वा, साहिबगंज, अभी तो चाईबासा बाकी है, जमशेदपुर बाकी है। यानी आप कॉमन सेंस लगाइए कि हम उस राज्य में हैं जहां पर पुलिस कांस्टेबल रिटायर कर जा रहे हैं, और रिटायरमेंट के बाद सालों साल तक उनके नाम की सैलरी जो उठा के कोई और खा रहा है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, वो भी इस जगह पे जहां पर कई लोगों की सैलरी महीनों सालों से बाकी है। वहां पर फर्जी नाम पर सैलरी उठाया जा रहा है। यह कॉमन सेंस को तो पास नहीं करता। इसीलिए पीएजी ने भी इस लेटर को सीक्रेटली डायरेक्ट किसको लिखा? फिनेंस सेक्रेटरी को। आमतौर पर जब सीएजी ऑडिट करने जिलों में जाता है तो जिलों में पैरा रेज कर देता है, ऑब्जेक्शन कर देता है। हम लोग भी ऑडिट के लिए, मैं 6 महीने बस रहा उस डिपार्टमेंट में, लेकिन किसी डिपार्टमेंट हम लोग जाते थे तो जिले लेवल पे ही ऑब्जेक्शन पैरा रेज कर देते थे कि इस पैरा में ऑब्जेक्शन है। लेकिन अगर फाइनेंस सेक्रेटरी को पीएजी लिख रहा है, इसका मतलब पीएजी को भी लिख रहा है कि देयर इज समथिंग फिशी, कुछ ना कुछ बहुत बड़ी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसीज के पीछे है, और हम भी उसी को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। और इसलिए यहाँ पर बहुत ही हाई लेवल की इंक्वायरी होनी जरूरी। मैंने कहा कि जैप आईटी की भूमिका की जांच की जाए। अगर जैप आईटी रेस्पॉन्सिबल नहीं है तो जैप आईटी रेस्पॉन्सिबल नहीं है, कौन रेस्पॉन्सिबल है इसमें? मैंने कहा बहुत स्टेक होल्डर्स है इसमें। एक अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट के ऊपर में ट्रेजरी ऑफिसर है, डीडीओ है, उसके बाद बजट एलोकेशन में डीआईजी बजट का भी रोल है। तो कई सारे लोगों का रोल। देखिए, मैंने क्या कहा कि क्या 15 करोड़ रुपए हजारीबाग में एक अकाउंटेंट उड़ा ले रहा है, और आप कह रहे हैं कि इसमें कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है। कम से कम डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन सेंस को तो ये लॉजिक पास नहीं कर रहा है कि एक जिले के एसपी को आता पता ही नहीं है कि फर्जी वहां पर जो है 15 करोड़ रुपए उड़ा लिए गए। इसलिए इसको उच्च स्तरीय जांच की जरूरत है। किसी ने ईडी का जिक्र किया, मैंने ईडी का नाम इसलिए लिया क्योंकि जब भी एफआईआर दर्ज होता है और उसमें बहुत बड़े पैमाने पर पैसे का लेन देन होता है तो ईडी की एंट्री होती है। जैसे पीएचडी डिपार्टमेंट में भी ईडी की एंट्री हुई, तो इसका स्केल जिस लेवल का दिख रहा है, पीएचडी में 23 करोड़ की निकासी हुई थी, ईडी ने एफआईआर दर्ज किया। यहाँ पर अभी तक हजारीबाग 15 और बोकारो 4.5, 19.5 करोड़ तो एस्टैब्लिश हो चुका है। इसके बाद और जाने कितना एस्टैब्लिश होगा, तो जाहिर सी बात है सेंट्रल एजेंसी है, अगर बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दिखता है तो उसकी एंट्री होनी स्वाभाविक है। तो हमें लग रहा है कि शायद ईडी की एंट्री भी भविष्य में हो सकती है। धन्यवाद।